नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपनी यूपीपीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लगाएंगे टेस्ट संख्या 12 को। आज का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा। आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कितने लगाए हैं। ईमानदारी के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, फोकस कीजिए सिर्फ टेस्ट लगाने पर, पढ़िए और टेस्ट लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया है निम्नलिखित में से कितने भारत के संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब है, ये मान लो आप मोटा मोटी कि जो आर्टिकल से रिलेट कर रहे सीधा। पिछड़ा वर्ग आयोग है हमारा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 338 ए में, सॉरी माफ कीजिएगा ये है बी में। ओके, तो ये हमारा संवैधानिक निकाय हो गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये हमारे किसी आर्टिकल में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। भारत का विधि आयोग ये भी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ये भी नहीं है। तो ओनली 1 यानी केवल एक सही होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें एक एससी कैटेगरी होती है कि एक एसटी कैटेगरी होती है। तो एससी हमारी किस आर्टिकल के थ्रू आती है, ये आती है 338 के तहत, और ये आती है हमारी आर्टिकल 338 ए के तहत। ओके, एससी एसटी ओबीसी, और ओबीसी वाला हमारा कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 में लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी, यानी कि हमारा आर्टिकल नंबर 338 के संदर्भ में कथन बताने हैं। वर्तमान में यह 5 सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। सही है ये बात? जी हाँ, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। दूसरा दिया है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, ये होता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ओके, तो ये गलत हो गया, तो ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 3 में दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी यानी कि 338 ए के संदर्भ में कथन बताने हैं। वर्तमान में यह संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, क्योंकि आर्टिकल के अंडर आ गया। इसके अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जे के समकक्ष माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि भाई इसमें 5 हो गए ना टोटल। इनका कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष। इस आर्टिकल को जोड़ा किसके तहत गया था, 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। कौन से आर्टिकल में संशोधन किया था, 338 वाले में, एससी वाले में संशोधन कर 338 ए को जोड़ा गया था 2004 में, इस संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अब देख लेते हैं। 4 में दिया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, यानी कि आर्टिकल 148 के संदर्भ में कथन बताने हैं। इनकी नियुक्ति भारतीय संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 60 वर्ष नहीं, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, यानी दोनों इनकरेक्ट। 5वें में पढ़ लेते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नहीं, वो राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एक आदेश पत्र द्वारा अपना पद धारण करता है। दूसरा लिखा है उसे राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित कर। ओके, इसमें एक बात तो हो सकती है, जो कैग है वो अपने इस्तीफा स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकता है, बट वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता, उसको राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं हटा सकते। तो इसको हो जाएगा ओनली बी। प्रश्न संख्या 6 में दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों को कालाक्रम अनुसार लगाइए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर देख लेते हैं क्योंकि मेन कैग रहे हैं हमारे। तो के संजय मूर्ति का देख लेते हैं कार्यकाल। ये हमारी हाल ही के ही रहे हैं, 2024 में नियुक्ति हुई है। बी नरसिंह राव ये रहे हैं हमारे सबसे पहले 1950 से 1954। राजीव महर्षि रहे हैं हमारे 2017 से, और विजेंद्र नाथ कोल ये 2002 के आसपास रहे थे। तो देख लेते हैं पहला कौन आता है, 4, माफ कीजिएगा पहले आता है 2, 4,
कौन सा ऑप्शन में है? डी, 2431। आगे बढ़ते हैं। साथ में लिखा है कथन और कारण बताने हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद की व्यवस्था है। सही बात। उसके वेतन और भत्ते, कार्यकाल आदि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? नहीं, ये किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और महान्यायवादी होते कौन है? हमारे सरकार के सबसे बड़े कानून के अधिकारी, जो हर जगह मतलब सरकार की पैरवी करते हैं। इनकी नियुक्ति कैसी होती है? इनकी नियुक्ति होती है मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। एक तरीके से ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 8 में देख लेते हैं भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के संदर्भ में कथन बताने हैं, सत्य कौन से हैं? उसे संसद की कार्यवाही में बोलने, भाग लेने एवं मतदान करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ये गलत हो गया। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये भी जो एरिया भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब जो भारत की बाउंड्री के अंदर न्यायालय होंगे, उन सभी में वे पैरवी कर सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। संविधान ने उसका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया है। इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। एक तरीके से मान लो जब तक कि जो सत्ताधारी सरकार रहेगी तब तक ये रहेंगे, क्योंकि भाई ये अपॉइंटी मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा केवल 1। 9 में देख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति भारत के महान्यायवादी रहे हैं। इसमें सी के दफ्तरी रहे हैं, सोली सोराब जी रहे हैं, मुकुल रोहतगी रहे हैं, टी.एन. सेशन नहीं रहे हैं। सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे हमारे? ये थे MC सीतलवाड़। कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1950 से 1963। देख लो ना, सरकार भी तब तक की लमसम रही थी इतनी, तो केवल 3। 10 में देख लेते हैं क्या लिखा है। राज्य के महाधिवक्ता यानी कि आर्टिकल 165, ये राज्य के महाधिवक्ता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी थे ना, आर्टिकल 76। पहला पॉइंट देख लेते हैं, इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल नहीं, जैसे वहां पर राष्ट्रपति करते थे, यहाँ पर करते हैं राज्यपाल। पहला गलत। दूसरा है वह संबंधित राज्य सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है। ये ऑप्शन में गलत होगा। भाई जैसे सत्ता चेंज होगी ऐसे महाधिवक्ता भी चेंज हो जाएगा ना, एक ही वकील तो नहीं रहेगा हर सरकार में। तीसरा है उन्हें कुछ सीमाओं के अधीन निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है। बिल्कुल सही, मतलब वे कुछ अपने प्राइवेट केसेस की भी पैरवी कर सकते हैं सरकार के साथ साथ। वह राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा है। सही बात, तो इसमें होंगी केवल 2 सही। 11 में दिया है राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। सही बात। वह सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त कर सकता है जो राज्य विधानसभा के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है। ये भी बात सही है। उसके पास राज्य विधानसभा की सब चीजें होंगी बट मत देने का अधिकार नहीं होगा, तो दोनों सही है। 12 में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अनुच्छेद 350 से हमारे कौन से रिलेटेड है? ये है हमारा भाग 17 से रिलेटेड, राजभाषाओं से रिलेटेड। तो पढ़ लेते हैं। यह भाषा अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नहीं, ये वाला आर्टिकल नहीं है। वो आर्टिकल कौन सा है? 350B। किसके तहत जोड़ा गया था? यही जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था अधिकारी नियुक्त करने का। 350B में जोड़ा गया। 350A में क्या है हमारा? यह है हमारा भाषाई अल्पसंख्यक जो बच्चे होते थे उनके लिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है वो उनकी मातृभाषा में करवानी चाहिए। ये चीज बोली गई थी 350A में। ओके। दूसरा दिया है यह 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये बात सही है, तो ओनली 2 करेक्ट। 13 में क्या लिखा है? नीति आयोग के संदर्भ में बताने हैं। यह योजना आयोग के स्थान पर स्थापित एक सांविधिक निकाय है। नहीं, ये हमारा है कार्यकारी निकाय।
जो कार्य करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो पहला गलत। दूसरा, इसका गठन 1 जनवरी 2014 को हुआ था। ये हुआ था हमारा 2015 को, 1 जनवरी 2015। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 14 में दिया है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के संदर्भ में संविधान के भाग 14 में संबंधित प्रावधान है सही। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, तो ये गलत। इसके सदस्य अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं नहीं, उनके दोबारा नियुक्ति नहीं होती। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और ये अपना त्याग पत्र देते किसको है, लिखित रूप से राष्ट्रपति को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता था। सही बात। इसकी पहली बैठक वर्ष 1956 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अध्यक्षता में तो जवाहरलाल नेहरू जी की हुई थी, बट 1952 में हुई थी। ये ना पहले एक 1946 के आसपास जो हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ना, केसी नियोगी जी, उन्होंने एक तरीके से ऐसी ये संस्था बनाई थी कि भाई परामर्श देने वाली है सरकार को कि तुमने आने वाले 5 साल में क्या क्या करना चाहिए, इस टाइप से सलाह देने वाली सलाहकारी संस्था बनाई थी 1946 में। फिर बाद में 1952 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वे थे पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री होते थे। तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। अब देख लेते हैं 16 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताना है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है नहीं, यह है सिर्फ वैधानिक संस्था। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। 90 में हुई थी नहीं, 1993। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह आया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारा, यह आया था 1993 में, 12 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय है इसका हमारा नई दिल्ली। और इसमें अब तक 2 बार संशोधन हो चुके हैं। एक तो हुआ था 2006 में मानव अधिकार संरक्षण वाला संशोधन, और एक हमारा अब हुआ था 2019 में। तो इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, 2006 में और 2019 में। इसका आंसर होगा न 1 और न 2। 17 में दिया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति के सदस्य हैं। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो पहले हो गए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सभापति नहीं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति, वे तो नहीं होते मानवाधिकार आयोग के सदस्य। राज्यसभा का विपक्ष का नेता ये भी होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नियुक्त होती है 6 सदस्य की समिति। एक पीएम हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए 4। 2 रह गए, 2 कौन कौन रह गए, एक तो होगा हमारे इसमें राज्यसभा के उपसभापति, और जी इसमें दूसरे होंगे हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता। देखो विपक्ष के नेता तो दोनों सभाओं से हो गए, लोकसभा राज्यसभा से विपक्ष के नेता, एक गृह मंत्री हो गए, एक पीएम हो गए, और राज्यसभा के उपसभापति हो गए टोटल 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रोकथाम में की गई लापरवाही की जांच कर सकता है याचिका के माध्यम से। भाई उसके पास कोई एप्लीकेशन लेके आ जाओ कि भाई हमारी रक्षा करो मानव के अधिकारों की। स्व प्रेरणा से मतलब खुद ही कहे कि भाई उसको कहीं पर गलत लग रहा है कि भाई यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है मानव के अधिकारों का, तो हमें यहाँ पर जांच करनी चाहिए। तीसरा न्यायालय के आदेश पर, तो इसमें तीनों सही हो गए। 19 में देख लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बताना है। वर्तमान में यह सांविधिक निकाय है, सही बात। यह किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, ये भी सही है। यह अपने कार्य निष्पादन पर वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ये भी बात सही है। भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र की जो सरकार है उसके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मुख्य एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी ना। इसकी अब मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली। आपको संथानम समिति याद है, संथानम समिति,
संथानम समिति 1962-64 में आई थी। इन्होंने ही सिफारिश की थी। जो जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त होता है केंद्र में, सरकारों में, तो उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। पहले ना तो ये संवैधानिक निकाय था और ना ही वैधानिक निकाय। फिर केंद्रीय सतर्कता अधिनियम आया था हमारा 2003 में। तब से हमारा वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब है सांविधिक निकाय। आपका एक ही बात है। आपको कंफ्यूजन होती होगी कि इन तीनों निकाय में संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक मतलब जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं। सांविधिक मतलब संसद या राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित। और जी गैर संवैधानिक तो पता ही आपको, कार्यकारी किसी काम को चलाने के लिए जो संस्थाएं गठित की जाती हैं, जैसे खाद्य निगम होगी, नीति आयोग हो गया हमारा, रिजर्व बैंक हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त तो आगे, ये सब हमारे गैर संवैधानिक है। इस प्रकार इसमें तीनों सही है। 20वें में लिखा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं। टोटल 3 होते हैं ना, एक अध्यक्ष होगा और 2 हमारे आयुक्त होंगे, उसमें सदस्य होंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता नहीं होता। ये हमारा जो विपक्ष का नेता होता है, ये होता है हमारा लोकसभा का विपक्ष का नेता, तीसरा सदस्य जो होता है इसका। तो भाई एक तो लेना ही पड़ेगा भाई। जब भ्रष्टाचार के रोकने के लिए कोई हमारी समिति बनेगी या गठन होगा किसी आयोग का, तो एक बंदा विपरीत पार्टी का तो चाहिए। हालांकि फायदा कुछ नहीं है भाई, पीएम हो गया, उसी पार्टी का गृह मंत्री हो गया और एक विपक्ष का नेता ले लिया उन्होंने लोकसभा के। फायदा क्या हुआ? कभी नहीं रुक सकता भ्रष्टाचार, हमेशा वोटिंग 2-1 से आगे रहेगी। तो इसमें 3 हो गए, यानी कि 1 और 3 करेक्ट। अब पढ़ लेते हैं सीबीआई के बारे में। पहला कथन दिया है, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। बिल्कुल सही। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1963 में। दूसरा दिया है, इसका आदर्श वाक्य है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। ये भी बात बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। और एक बात और ध्यान में रखियो, आज के टाइम पर ये बताऊं किसके अंडर में आता है? ये आता है हमारा कार्मिक और लोक शिकायत, जो पेंशन वाला हमारा विभाग है, उसके अंडर में आता है हमारा सीबीआई। अब देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल बात सही है। इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहते हैं। भाई पहले तो यहाँ 6 वर्ष होगा यो, दूसरा यहाँ होगा 62 वर्ष। और यूपीएससी में क्या था हमारा? 6 वर्ष और 65 वर्ष। 6 और 65 वर्ष था यूपीएससी में। तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया हमारा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आधिकारिक शुरुआत यूएसए में हुई थी लोकपाल की। भारत में लोकपाल संस्था एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही। पहले ऑप्शन में मार्क कीजिएगा, ये यूएसए नहीं, ये थी स्वीडन। स्वीडन में हुई थी इसकी शुरुआत सबसे पहले, लगभग 1809 के आसपास। भाई ये संस्था बनी थी जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनकी जांच करने के लिए। इसमें इनके जो सदस्य चेयरपर्सन होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। 24 में देख लेते हैं, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। सही बात। हाल ही में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तो भाई ये गलती हो गया। हमने पॉलिटी के सबसे पहले टेस्ट में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट विधि आयोग था वो गठित हुआ था हमारा 1833 चार्टर एक्ट के तहत 1834 में। और हमारे
पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था? मैकाले। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। 25 में दिया है लोकपाल संस्था के कथन बताने हैं। यह एक बहुसंसदीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है। अधिकतम 5 नहीं 8 सदस्य होते हैं अधिकतम, इसमें टोटल 8 होते हैं अध्यक्ष सहित। तो पहला गलती। दूसरा, इसके पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई गठन वर्ष 1963 पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्तियां हैं। बिल्कुल सही बात है ये। भाई लोकपाल हमारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा जो अधिकारी होगा उसकी जांच करने का ऑर्डर किसे देगा? सीबीआई को। तो इसका होगा ओनली 2। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग यह 2005 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नहीं भाई, यह सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 5 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। 5 से अधिक नहीं, मैक्सिमम 10, उससे अधिक नहीं हो सकते। तो दूसरा पॉइंट भी गलत। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। नहीं, न तो अध्यक्ष और न सदस्य, दोनों ही पुनर्नियुक्ति नहीं होती। जो केंद्र द्वारा होती है अवधि निर्धारित, एक तो वो प्लस 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इसका हो जाएगा कोई भी ठीक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कितने व्यक्ति भारत के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। सुषमा सिंह, राजीव माथुर, सुधीर भार्गव, हीरालाल समरिया, ये चारों रहे हैं, सभी चार। और 2005 में तो गठन ही हुआ था इसका सूचना आयोग का। तो उस टाइम पर कौन बने सबसे पहले? वजाहत हबीबुल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पढ़ लेते हैं 28 में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कथन बताने हैं। अब पहले समझ लेते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है। अगर कोई राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य अपना एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं कि भाई वही मान लो 3 राज्य हैं, कोई भी एग्जांपल मान लो हरियाणा, पंजाब और यूपी, ये मान लो, तो तीनों अपने एक भर्ती निकाल लेंगे सिविल सेवकों के लिए, जिसमें संयुक्त रूप से हमारे लोक सेवक हो। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका गठन संबंधित राज्य के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद अधिनियम द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही भाई, उनकी भी तो सहमति लेनी पड़ेगी ना, जो उस राज्य के विधानमंडल होंगे। इसके सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं, ये भाई फिर अंडर आ जाता है राष्ट्रपति के, जहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात होगी। ये और ये आएगा हमारा आर्टिकल 318 और ये विधानमंडलों वाला आएगा 315 में, यानी कि ओनली 1 करेक्ट। 29 में दिया है भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि भाग 15 के संदर्भ में बताना है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। भाई संविधान में अंदर जिक्र हो रहा तो संवैधानिक निकाय है। यह राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन कराता है। ये कराता है भाई हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। राज्य के जितने भी मोस्टली चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसका सचिवालय दिल्ली में है। सही। इसकी स्थापना 28 को नहीं 25 जनवरी को हुई थी, मतदाता दिवस के दिन 1950 में संविधान के अनुसार की गई थी। तो ये भी गलती हो गई, यानी कि ओनली 2 सही। भारतीय निर्वाचन आयोग मूल रूप से पहले एक सदस्य निकाय था। जब इसकी इस्टेब्लिश हुआ था ना ये, तो तब एक ही सदस्य था इसका निकाय में, वो ही अध्यक्ष था। तो पहला गलत। वर्तमान में 5 सदस्य निकाय नहीं भाई 3 सदस्य। अब फाइनली 3 सदस्य निकाय हो गया ये 1993 के बाद से, यानी कि दोनों इनकरेक्ट हो गए ना। 31 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई वैसे तो ये स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, पर मैं आपको इनके ईयर बता देती हूँ। नवीन चावला का ईयर है 2009, सुशील चंद्रा का है इसमें आपका 2021, और TN सेशन का है 1990, और नसीम जैदी का है 2015। अब देख लो कैसे कैसे होएगा भाई। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। बिल्कुल सही बात।
यह चुनावों के संचालन हेतु आम चुनाव एवं उपचुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है। बिल्कुल सही, यानी कि दोनों सही। आगे वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। नहीं, क्योंकि भाई राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है हर 5 साल में। पता है ना आपको, अब 16 वित्त आयोग चल रहा है, अरविंद पनगड़िया जी वाला। तो दूसरा दिया है इसमें, इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और सिफारिशें करना है। ये वाला पॉइंट सही है, तो ओनली 2 वाला। तो भाई अर्ध न्यायिक तो है, अर्ध न्यायिक से मतलब है कि इनके पास कुछ तो न्यायिक शक्तियां हैं पर पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि इनको चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय के अंदर। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के बारे में बताना है फिर से। इसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं। सही बात। दूसरा दिया है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा दिया है, भारत के राष्ट्रपति इन सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। अब थोड़ा देख लेते हैं। वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य। अब 4 अन्य सदस्य में कौन कौन होता है? एक तो होता है हाईकोर्ट के जज के बराबर, एक होता है जो वित्त और लेख वगैरह की पूरी जानकारी रखता हो, और एक प्रशासन के साथ साथ वित्त की भी जानकारी रखता हो, और एक पूरा जो अर्थशास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखता हो। तो ये 4 हो गए। और एक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जिसको सार्वजनिक मामलों की भी जानकारी हो। तो इसका मतलब इसमें दोनों सही हो गए। अब देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। एक तरफ वित्त आयोग का संख्या लिखी है और दूसरी तरफ अध्यक्ष। अब देख लेते हैं 11वां दिया है हमारा किसके लिए? A.M. खुसरो के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और दूसरा दिया है हमारा 12वां दिया है C. रंगराजन, यानी कि 1। 13वां दिया है हमारा B.L. केलकर, और 14वां दिया है हमारा V.Y. रेड्डी, यानी कि 4। यानी कि 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर A। अभिकथन और कारण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग को भारत में राजकोषीय संघवाद में संतुलनकर्ता के रूप में परिकल्पित किया गया है। बिल्कुल सही बात है ये। वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, क्योंकि भाई केंद्र सरकार को तो कोई बाध्य कर ही नहीं सकता ना, तो ये गलत हो गया। तो भाई इसमें A सत्य होगा, R असत्य, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास संगठन माना जाता है। बिल्कुल सही। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही बात। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। बिल्कुल सही। भाई वित्त पोषित लिख दिया ना, तभी तो स्वायत्त संस्था हो गई ना, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है इसको पैसा, या फिर जो भी इसकी प्रगति हो रही है, तो इसमें होंगे तीनों सही। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देख लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। इसका गठन 1984 में सिख विरोधी दंगों के परिणाम स्वरूप किया गया था। नहीं, ये किया गया था भाई हमारे 2008 वाले ताज होटल वाले हमले, मुंबई वाले हमले के बाद इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नहीं, यह है नई दिल्ली में। तो ये भी गलत, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि भाई इंडिया वालों की आंख कुछ हादसे होने के बाद ही खुलती है। अब हम पढ़ लेते हैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में, यानी कि FCI, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी भाई इसकी? भुखमरी हुई थी 1964-65 के आसपास। भारत चाइना युद्ध हुआ था ना 1962 में, उसके बाद भुखमरी हुई थी 1964-65 में, तभी इसकी स्थापना हुई थी। बताया मैंने आपको ऊपर, भारत की आंख तभी खुलती है जब कुछ आन पड़ती है। अब देख लेते हैं ये पहला पॉइंट, ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भाई है तो सार्वजनिक क्षेत्र, पर इस मंत्रालय के अंडर में नहीं आई है। इससे क्या मतलब है? जब हमारे खाने पीने की चीजें हैं तो ये है हमारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से है। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
याद रखेंगे इस बात को। दूसरा दिया है, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात सही है, तो ओनली बी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है, ये सही बात है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी बात सही है, तो दोनों करेक्ट है इसमें। 41 में दिया है, कौन सा अनुच्छेद चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? मतलब चुनावी मामलों में न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, ये कहा गया है हमारे अनुच्छेद 329 में, सॉरी 329 में। तो इसमें अब और आर्टिकल देख लेते हैं। 326 में क्या दिया गया है? इसमें दिया है, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें जो वयस्क मताधिकार, उसके बारे में जिक्र किया गया है 326 में। 327 में जो संसद में विधायिका है, संसद की विधायिका, उसमें चुनाव, उसके संबंध में चुनाव, उससे रिलेटेड चीज कहा गई है 327 में। 328 में कहा गई है, इसमें कही है राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल, उसमें चुनाव कैसे होते हैं उसके बारे में कहा गया है। आगे बढ़ देख लेते हैं। अभिकथन और कारण बताना है। भारत निर्वाचन आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय भी है, क्योंकि भाई सारे चिन्ह भी वही बांटता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही, उनकी जांच के लिए अधिकारी भी वही नियुक्त करता है एक तरीके से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वोपरि है भाई, इसके ऊपर भी इनके एक तरीके से पिताजी बैठे हैं, वो है हमारे न्यायालय। तो इस वजह से ये अर्धन्यायिक है, पर कहीं ना कहीं तो न्यायिक तरीके से काम कर ही रहे हैं ना, कि चुनाव चिन्ह बांट रहे हैं, जांच कर पा रहे हैं कहीं गड़बड़ हो रही है, चुनाव रिलेटेड जो जितने भी विवाद है उनका निपटारा करवा रहे हैं। दूसरा दिया है, यह राष्ट्रपति को संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर सलाह देता है, ये भी बात सही है। दोनों बातें अपने आप में सही है, तो इसका मतलब दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। 43वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, महान्यायवादी 76, सर्वोच्च न्यायालय हमारा 124 और वित्त आयोग 280। तो क्या क्या हो गया इसमें, यानी कि 3124 या ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। भारत के प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता ये भी नहीं, और लोकसभा के विपक्ष के नेता ये। तो दो तो ये हो गई, और तीसरा होता है प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है कोई केंद्रीय मंत्री तीसरा सदस्य के रूप में। ये तो पढ़ लिया आपने किसका, निर्वाचन आयुक्तों के बारे में। हमने ऊपर पढ़ा था ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ा था, एक सतर्कता आयोग, उसमें भी 3 थे, पीएम था, गृह मंत्री था, और तीसरा क्या था, विपक्ष का नेता लोकसभा का। तो ये दोनों तो सेम ही थे उसमें। तो यहाँ केंद्रीय सतर्कता में गृह मंत्री थे, और इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है तीसरा सदस्य। तो इसका होगा ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, 12 अक्टूबर स्थापना के पदेन सदस्यों में सम्मिलित है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तीनों सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल है यह 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 में दिया है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं? एक तो रहे हैं सिद्धू श्री खुल्लर, और एक रहे हैं परमेश्वरम अय्यर। अरविंद पनगड़िया तो वित्त आयोग के हो गए, राजीव कुमार आरबीआई, तो ये भी नहीं है, तो सिद्धू श्री खुल्लर और परमेश्वर अय्यर, यानी केवल 2। नीति आयोग की शासी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सही बात। इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल होते हैं, नहीं। तो भाई पहले तो देख लो, शासी परिषद क्या है हमारे नीति आयोग की। ये एक ऐसी वो समझ लो आप, परिषद है कि जो हमारे संगठन होगी, कोई संस्था होगी या कोई कंपनी होगी, उसकी देख रेख के लिए कि भाई कोई गलत तो नहीं कर रही, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो शासी परिषद इस तरीके से गठन की गई थी। कब की गई थी? 2021 में, मोदी द्वारा। इसमें एक तो मुख्यमंत्री होंगे राज्यों के, एक जो विधानमंडली होंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की,
उनके मुख्यमंत्री, और एक हो गया हमारे जहां पर विधानमंडलें नहीं होती उन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये लोग होते हैं हमारे इस परिषद में। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। देख लेते हैं 49 अनुच्छेद और विषय। 148 में कैग, सही बात। 149 में कैग के कर्तव्य, तो ये गलत हो गया, इसमें गलत दे रखा संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप। अनुच्छेद 150, 150 में क्या है? संघ और राज्यों के लेख, संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप, यानी कि जो 149 में लिखा रखा अब 150 में है, तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली वन करेक्ट। 50 में दिया है भारत का संविधान मतलब नियंत्रक और मालिका परीक्षक के नियंत्रक और मालिका परीक्षक दोनों के रूप में परिकल्पित करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। वैसे तो हमारे देश में ओनली महालेखा परीक्षक के हिसाब से काम करता है ना कैग, नियंत्रक के हिसाब से तो नहीं करता भाई। जब वो देख रेख करने जाता है तब तक तो मतलब हमारा पूरा वित्त बढ़ चुका होता है ना कि भाई वो चीज उसके पास जाएगी, वो चीज उसके पास जाएगी, तो देख रेख एक तरीके से परीक्षक ही करेगा, नियंत्रक नियंत्रण तो नहीं रख पा रहा है ना पैसे के ऊपर, ये रियलिटी है। बट हमारे संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के रूप में परिकल्पित किया गया है, हालांकि काम महालेखा परीक्षक का ही है मेन इनका, तो ये करेक्ट हो गया। वास्तविक व्यवहार में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल एक महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, बताया आपको, तो दोनों सही है इंडिविजुअली, ऑप्शन नंबर ए। 51 में क्या है? भारत के सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है पहला पॉइंट, यह भारत के महान्यायवादी यानी आर्टिकल 76 वाले के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं, बिल्कुल सही। एक्चुअली जो हमारा सॉलिसिटर जनरल है ना, वो महान्यायवादी के साथ काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं एक तरीके से, ताकि इनको थोड़ा काम हल्का हो सके। दूसरा दिया है भारत के संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही भाई, उल्लेख नहीं है बट इनकी एक तरीके से सहायता के लिए किया गया है ना यह पॉइंट, तो इसके होंगे 1 और 2 बोथ करेक्ट। 52 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका देखते हैं। महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद त्याग कर सकता है, बिल्कुल सही, केवल और केवल अपना पद त्याग कर सकते हैं इस्तीफा सौंप कर। वैसे राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है इनको हटाना महान्यायवादी को, ये सिर्फ संसद में विशेष बहुमत, दोनों सदनों में अगर विशेष बहुमत हो तभी हट सकते हैं अपने पद से। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पारिश्रमिक को तय नहीं किया गया है, ये भी बात सही है, तो इसमें दोनों सही होंगे। 53 में दिया है भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भाई पिछड़ा वर्ग नहीं है, वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, और कौन से आर्टिकल में है? ये हमारा आर्टिकल 338 बी, तो एक गलत हो गया। दूसरा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए, भाई इसमें तो हमारे एसटी है ना, तो ये भी गलत। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संदर्भ में कथन बताने, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, सही। इसके सदस्य की सेवा शर्तें पदावधि संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, नहीं, ये की जाती है हमारी राष्ट्रपति द्वारा, तो ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 55 में देख राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं भाई, सांविधिक निकाय है, सही बात। यह राज्य सरकार के संगठनों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। सूचना का अधिकार कब आया था भाई हमारा आरटीआई वाला? 2005, दोनों करेक्ट है। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में, जैसे हमारी केंद्र में थी ना मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ऐसे राज्य में है, तो इसमें संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, हाँ, विधानसभा के विपक्ष के नेता, और तीसरा सदस्य कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कोई मंत्री, तो इसमें होगा केवल 2 सही। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 338 में इस पद का प्रावधान किया गया है, सही बात, क्योंकि भाई 338 में तो हमारा एससी जोड़ा गया था, फिर हमारा संशोधन हो गया
ST जोड़ा गया था 338 में ए में। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा इस पद को SC/ST आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। माफ कीजिएगा, 7वें संविधान संशोधन नहीं, ये था हमारा 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा SC/ST को दोनों धाराओं को अलग अलग किया गया। और जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 है, इसके द्वारा SC और ST आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था ये। और अलग कब किया गया था? 2003 में। प्रतिस्थापित किया गया था 1990 में। तो इसमें दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 58। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है वर्तमान में यह एक संवैधानिक निकाय है। हाँ भाई, आर्टिकल के थ्रू आ रहा है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भाई 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष, ध्यान रखेंगे इस बात को। NCSC का तो इनकरेक्ट, यानी कि ओनली 1। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है भाई इसका? अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक योजनाओं का मूल्यांकन करना। सही। अनुसूचित जातियों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का हल करना। नहीं भाई, अंतर्राष्ट्रीय से क्या मतलब है? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति बनाना। नहीं, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना। नहीं भाई, सबके लिए न्यायालय में तो समान तरीके से व्यवहार करता है ना, अलग से तो किसी के लिए व्यवहार किया नहीं जाता न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं 60 में। VS रमा देवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। सही भाई, रमा देवी पहली थी मुख्य चुनाव आयुक्त। वह भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली एकमात्र महिला थी, ये भी बात सही है। और हमारे सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और ये कौन से नंबर की थी? हमारी 9th नंबर की। कब बनी थी? 1990 में। वन एंड ओनली, उसके बाद नहीं बना लेडीज। तो इसको होगा दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए माध्यमिकता का प्रावधान? 165। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान करता है? यह है हमारा 315। अब देख लेते हैं इसमें UPSC नियुक्ति 317 में उनके हम हटाना देखेंगे, पदच्युत। 318 में देखेंगे नियमित के। 315 में गठन हो गया, फिर 316 में नियुक्ति होगी, 17 में हटा दिया इन्हें और 18 में नियम। 63 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये है 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। सही बात है ये। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन, ये भी सही। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, ये भी सही। 322 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, ये गलत है। इसमें रिपोर्ट नहीं है, इसमें है व्यय लोक सेवा आयोग के। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं। सुकुमार सेन तो फर्स्ट हो ही गए हमारे, तो पहले नंबर पर तो यही आएंगे 1950। फिर KV सुंदरम थे हमारे 1958 में। SP सेन वर्मा थे 1967 में। और नागेंद्र सिंह थे हमारे 1972 में। यानी कि 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विधि आयोग और अध्यक्ष। 5वें विधि आयोग के सुमेलित करने हैं, कितने युग्म सही है? 5वां विधि आयोग था KV सुंदरम। 10वां था हमारा श्री KK मैथ्यू। 10 को मैथ से रिलेट कर लो, मैथ्यू मैथ, 10 मैथ, 10th क्लास की मैथ। 15वां विधि आयोग BP जीवन रेड्डी। और 20वां विधि आयोग डॉक्टर ABS चौहान, ये नहीं थे। 20वें वित्त आयोग के थे हमारे DK जैन और शाह, 2 थे। तो इसमें कितने युग्म सही हो गए? ओनली 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है हमारा, इस संगठन की स्थापना 1974 में हुई थी। भाई सबको पता है कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। FSSAI के बारे में पूछा है। इसमें खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था, सही। यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकार के अधीन कार्य करता है, दोनों सही है इसमें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के संदर्भ में कथन बताने हैं इसमें। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, नहीं, इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1997 में। ध्यान रखेंगे इस बात को, 1997 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, इसका मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में, दिल्ली। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं नाबार्ड के संबंध में। इसकी स्थापना से पहले आरबीआई भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु शीर्ष निकाय था, सही बात होगी भाई। ये नाबार्ड हमारे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके लिए तो आया था ना, उससे पहले तो आरबीआई संभालती थी सबको। दूसरा दिया है इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। देखो भाई, दो क्वेश्चन कवर हो गए ना, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई और इसका मुख्यालय नाबार्ड का भी मुंबई, तो दोनों सही है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय मतलब जो ग्रामीण बैंक है हमारा, 1981 का अधिनियम। स्थापना कब हुई थी? 1 साल बाद 1982 में नाबार्ड की। ओके, आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई ये हुई थी आपकी 1958 में। भाई DRDO तो पता ही होगा आपको, जितने भी हमारे नए नए वेपन है या व्हीकल है, जितने भी रक्षा से रिलेटेड, वो सब DRDO ही डेवलप करती है मोस्टली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब अस्तित्व में आया था, मतलब कब स्थापना हुई थी? इसकी हुई थी 1988। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बस रख लो। से भी हो गया ना 1988 में, ये 1988 में गैर वैधानिक निकाय था। और वैधानिक निकाय कब बना था? ये वैधानिक निकाय बना है ये हमारा 1992 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में, मेन मुंबई में। बाकी इसके क्षेत्रीय हमारे मुख्यालय है, जैसे दिल्ली में भी है, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, 4 जगह। चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज पे भी है भाई इसके। 72 में दिया है अपेडा, मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो पहले पॉइंट में दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, गलत। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात और बढ़ावा देना है, विकास करना है, सही बात, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 73 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारत के आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात, वैधानिक निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 2006 में, सही बात ये भी। तो दोनों करेक्ट हो गए। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1950 को हुई थी, नहीं भाई 1935 को हुई थी, पहला गलत। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में था, नहीं, पहला इसका केंद्रीय कार्यालय था कलकत्ता में, फिर वहां से इसका स्थानांतरण हुआ था 1937 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, कब हुआ था? 1949। तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया, तो दोनों गलत। 75 में दिया है प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी हमारी 1956 में। तो भाई इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, है क्या? ये ईडी, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ओके, ये भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है जो हमारे आर्थिक अपराधों से निमटने के लिए जिम्मेदार है। आप सुनते हो ना, ईडी की रेड पड़ गई, ईडी की रेड पड़ गई। तो भाई जहाँ पे आर्थिक रूप से कोई भ्रष्टाचारी में लिप्त है तो वहाँ पे इनका
कार्य होता है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये टेस्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक लाइक से ना वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहता है।